हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके हैं अपने यूट्यूब चैनल श्रीवन स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम साथ साथ में हिंदी को भी स्टार्ट किए हैं, जो है गोधोली भाग दो और यही किताब है। और आप इस किताब में चैप्टर 2 तक पढ़ चुके हैं और इससे पहले बार चैप्टर 2 तक पढ़ा चुके हैं, अर्थात आप चैप्टर 2 तक पढ़ चुके हैं। और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इसका एक अलग ही प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और इस वीडियो में क्या देखें, क्लास 10 हिंदी चैप्टर 3, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें, यानी भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक हैं मैक्समूलर। और ये याद लिखिएगा कि ये निबंध है, नहीं ये भाषण है, ठीक। और इस वीडियो में क्या देखेंगे, सभी प्रश्न का उत्तर है, जितने भी प्रश्न है, शायद में 15 प्रश्न है या 14, इन सभी प्रश्न का उत्तर देखेंगे। और यदि आपने इससे पहले बार से वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री दिया जा रहा है, और सभी जितना भी क्लास होगा उसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी क्लास होगा सभी का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आप अभी जाइए और उसको डाउनलोड करके आप उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो भाषा है वो सबसे सरल भाषा होता है। और चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्लास 10 हिंदी चैप्टर 3 जो भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक है मैक्समूलर। इस वीडियो में सभी प्रश्न का उत्तर देखेंगे और सबसे आसान भाषा है, यहाँ पर कोई भी भाषा नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं एक नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ एक नंबर प्रश्न को देखते हैं। और इसका अब आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ क्योंकि आपको फ्री दिया जा रहा है तो पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक महोदय कहते हैं, यानी मैक्समूलर जी कहते हैं कि समस्त भूमंडल यानी पूरा भूमंडल में सर्वविध यानी सब संपदा यानी सभी संसाधन और प्राकृतिक सौंदर्य यानी प्राकृतिक जो सुंदरता है उससे परिपूर्ण देश, उससे पूर्ण देश कौन सा है? भारत है, अपना भारत है। और लेखक ऐसा क्यों कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। इसका आंसर लिखेंगे, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ मानव मस्तिष्क का उत्कृष्ट उपलब्धियों का सर्वप्रथम विकास हुआ। ताकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ मानव मस्तिष्क यानी मानव ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का उत्कृष्टम विकास संभव हुआ, यानी ज़्यादा विकास संभव हुआ है। यहाँ जीवन का सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढ गया था। यहाँ कई ऐसे बहुत सारे ऐसे समस्या जिनका समाधान ढूंढ लिया गया है और जो विश्व के लिए चिंतनीय यानी विश्व वाले उनका समाधान नहीं ढूंढ सकते। इसलिए जो भारत है समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। और आप इसका आंसर इतना ही लिखिएगा क्योंकि ये 2 नंबर का ही प्रश्न है। और आप कहा रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो 5 नंबर वाले प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन उसका हम एक अलग वीडियो लाएंगे। 5 नंबर प्रश्न का 2-3 वीडियो होगा, उसमें 5 नंबर प्रश्न खत्म कर दिया जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की तरफ। 1 नंबर प्रश्न आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ये लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ मानव मस्तिष्क का उत्कृष्टम उपलब्धि का विकास सर्वप्रथम हुआ है, नहीं सबसे पहले हुआ है। यहाँ जीवन का सबसे बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ लिए जाते हैं जो विश्व के लिए चिंतनीय का विषय यानी चिंता का विषय बना हुआ। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में सबसे भारत के दर्शन सच्चे, हाँ वह सच्चे, आप काट कर लीजिए। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? अगर हमें सच्चा भारत का दर्शन करना है, यानी सच्चे भारत है, यानी अच्छे भारत का, यानी सच्चा, जहाँ पर सच्चा भारत निवास करता है उसका दर्शन हमें करना है, तो उसके लिए कहाँ जाना होगा और ऐसा क्यों कहते हैं बताना है। यहाँ लिखेंगे, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गाँव में ही हो सकता है। लेखक महोदय कहते हैं कि सच्चे भारत का यदि आपको दर्शन करना है तो गाँव में ही जाना होगा, और हम भी गाँव में ही रहते हैं और इसलिए आप देखते हैं चिड़िया का आवाज़ सुनाई पड़ता हुआ, और शहर में ऐसा नहीं होता। और यहाँ लेखक जी कहते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? गांव में ही हो सकता है, क्योंकि भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है। अगर भारत का ग्राम्य संस्कृति में ही सच्चा भारत निहित है, भारतीय ग्रामीण लोगों में सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना होती है। भारत में जो गाँव है वहाँ के सभी लोग जो होते हैं उनमें सच्चाई का भावना होता है, प्रेम का भावना होती है, करुणा का भावना, और सहयोग भी करते हैं। यदि तुम्हारा कोई काम है तो हम जाकर सहयोग कर देंगे, मेरा कोई काम है तुम आकर सहयोग करें। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता था। लेखक का कहना बिल्कुल उचित है। और क्यों यहाँ पर इसका कारण भी दे दिया, क्योंकि भारतीय ग्राम संस्कृति में सच्चा भारत निहित होता है। भारतीय ग्रामीण लोगों में सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना होती है, जबकि शहर में ऐसा नहीं होता। अतः लेखक का कहना बिल्कुल उचित है। और आप इस बात से सहमत है या नहीं है, आप में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है कि
तीसरा प्रश्न है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय नहीं है और क्यों? ताकि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि का आवश्यकता किनके लिए वांछनीय नहीं है और क्यों नहीं है लिखेंगे। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय नहीं है। किसके लिए वांछनीय नहीं है? यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय नहीं है। ठीक, यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय नहीं है क्योंकि भारत, अब यहाँ देखें कि यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय नहीं है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर कारण पूछता है, क्योंकि किसके लिए वांछनीय नहीं है? यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्या का निदान होता है। अब क्यों वांछनीय नहीं है? क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसी समस्या का हल हो जाता है, चुटकियों में हल कर लेते हैं यहाँ के लोग, और वो जो समस्या था वो पूरे विश्व के लिए, यानी यूरोपियन लोगों के लिए समस्या का निदान असंभव था, यानी वह कर नहीं सकते थे। और अगर यहाँ पर वो समस्या का हल हो जाता तो उनके देश में बहुत सारे समस्या का हल हो जाता है इस समस्या के कारण। ठीक, यही तीसरा प्रश्न का आंसर होगा कि यहाँ पर क्या है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान हो जाता है। ठीक, अब इसका आंसर आप इसी तरह लिख लीजिएगा और इसका PDF ले लीजिएगा जरूर। इसका PDF हम फ्री दे रहे हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चौथा प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष जीवन बताया। कहता है कि लेखक ने किन्हें कहे हैं, जैसे कि कोई आदमी को बोले हैं, मतलब कि सभी को बताया है कि वो अगर किस क्षेत्र में अभिरुचि रखते हैं, किस क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो उनके लिए भारत का ज्ञान संभव है, प्रत्यक्ष ज्ञान उनके लिए आवश्यक है। अगर भारत में अगर वो इस क्षेत्र में अभिरुचि लेते हैं, वो कौन सा क्षेत्र है? यहाँ पर आंसर लिखेंगे। लेखक ने बताया है कि जिन्हें भू विज्ञान, कौन सा विज्ञान? भू विज्ञान, यानी भूमि के बारे में, वनस्पति विज्ञान, और जैसे अगर आपको इन सभी विषय में अभिरुचि है, यानी आपको इन सभी विषय में मन लगता है तो आप भारत में आकर इनका प्रत्यक्ष ज्ञान ले सकते हैं क्योंकि भारत में इन सभी विषयों का अध्ययन करने के लिए उचित वातावरण एवं ज्ञान का भंडार है। यहाँ पर भारत में इन सभी विषयों के लिए उचित वातावरण, इन सबसे अच्छा वातावरण, और यहाँ पर उन सभी का ज्ञान का भंडार है। इसका आंसर एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि यहाँ सबसे पहले का क्वेश्चन है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में भी रुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक होता है। लेखक ने किन्हें कहा है, यदि आप इस क्षेत्र में अभिरुचि रखते हैं तो आपके लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। यहाँ लिखेंगे आंसर में, लेखक ने बताया कि जिन्हें भूविज्ञान, वनस्पति जगत में इन जैसे विषयों में भी रुचि है उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है क्योंकि भारतीय में इन सब विषयों का अध्ययन करने के लिए उचित वातावरण और ज्ञान का भंडार है। ठीक, देखते हैं 55वां प्रश्न। 55वां प्रश्न कहता है कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया, क्यों? क्योंकि लेखक ने एक, अगर आप भाषण पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा गया वो वारेन हेस्टिंग से संबंधित एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया गया। उनके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाता है और उनका वो मतलब जिक्र किए, ऐसा क्यों किए हैं, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है और इस वीडियो में इसका आंसर हम दो नंबर वाले नज़रिया से देखेंगे, 5 नंबर वाले नज़रिया से नहीं देखेंगे। और इसका आंसर अगर 5 नंबर, इसका आंसर हम 5 नंबर वाले भी आंसर की तरह लाएंगे और वो दूसरे वीडियो में लाएंगे। यहाँ लिखेंगे आंसर में, जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी के पास 172 दालिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। जब वो भारत के गवर्नर जनरल थे तो उन्हें 172 दालिश नामक सोने का सिक्का मिला था। तब वारेन हेस्टिंग द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा, कंपनी के मालिक द्वारा मतलब सुना, और जब इनको 172 दालिश नामक सोना मिला तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक को ये सभी भेज दिए। और वो जो ईस्ट इंडिया के कंपनी के मालिक थे वो इसके महत्व को नहीं समझे, वो सोचे कि ये कुछ भी नहीं, इनका कोई महत्व नहीं है, और एवं उन मुद्रा को गला दिए। सभी मुद्रा को कौन गला दिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक। और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिए हैं लेखक। और क्यों दिए हैं? क्योंकि ऐसा घटना आगे नहीं घटे। ठीक है, यहाँ पर जोल दीजिएगा क्योंकि ऐसा घटना आगे नहीं घट सके। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया, क्यों? यहाँ लिखेंगे, जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी के पास 172 दालिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। तब वारेन हेस्टिंग द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा, कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझा गया एवं उन मुद्राओं को गला दिया गया, और इसे दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिए हैं कौन? लेखक दिए। देख अब देखें 56वां प्रश्न। 56वां प्रश्न क्या है? 56वां प्रश्न यहाँ पर है कि 56वां प्रश्न को देखते हैं। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को लेखक किया है। कहते हैं कि लेखक ने नीति कथा, नीति मतलब जैसे मजाक देखते हैं, मजाक, वही नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को लेखक, यानी नीति कथा के क्षेत्र में भारत को कहाँ तक अच्छा बताया। देखेंगे
कि लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण ही नवजीवन का संचार हुआ, और नीति कथा में भारत के कारण ही नवजीवन यानी नया जीवन का विकास हुआ, यानी संचार हुआ है। क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर अनेक साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाओं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। भारत के ही कारण बहुत सारी नीति कथा, जैसे आप बोलते हैं कोई पहेली गाँव में सुन लेते हो, वो सभी इधर से उधर प्रभावित हो रहे हैं, वो सभी इसके मतलब भारत के ही कारण ये सभी नीति कथाएं एक देश से दूसरी देश जा रही है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित नहीं जा रही है। यहाँ बड़ी बड़ी बातों को एक छोटे से कहावत के रूप में समेट दिया जाता है। अगर कोई बड़ा बड़ा बात होगा, कोई बड़ा बड़ा घटना होगा, उसे एक छोटा सा कहावत के रूप में ही आदमी को बता दिया, सामने वाले को बता दिया जाता है। इसे लेखक ने पाठ में लेखांकित किया, इन्हीं सभी को पाठ में लेखांकित किया। और इसका आंसर आप इस तरह लिख देंगे कि एक बार फिर से हम बता दें कि लेखक ने बताया कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण ही नवजीवन का संचार हुआ है। क्योंकि भारत के कारण समय समय पर अनेक साधनों और मार्गों के द्वारा अनेकों नीति कथाओं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित हो रही है। यहाँ बड़ी बड़ी बातों को एक छोटे से कहावत के रूप में समेट दिया जाता है। इसे लेखक ने पाठ में लेखांकित किया है, ठीक, यानी बताया है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखने 7वां प्रश्न, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। अब 7वां प्रश्न कहता है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिए। बताया कि भारत के साथ, यानी भारत पहले यूरोप के साथ व्यापार करता था, और इसका संबंध क्या दिए हैं लेखक, यानी इसका प्रमाण क्या दिए हैं, इसका प्रूफ क्या दिया है कि भारत यूरोप के साथ व्यापार करता है। इसका प्रूफ तो कुछ दिया वही यहाँ पर लिखेंगे। लेखक के अनुसार सोलोमन के समय एक यहाँ पर राजा हुआ करते, सोलोमन के समय ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। यानी इस समय ही, यानी सोलोमन के ही समय ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन ये सभी देश इनके मध्य, यानी इनके बीच आने जाने के रास्ता को सुलभ कर दिया गया। इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है। यानी इनके बीच निर्यात, यानी इनके बीच व्यापार का बात किस में कहा गया है? बाइबिल एक किताब है, वो हिंदू धर्म का नहीं है, वो दूसरा धर्म का, हम नहीं जानते, आप देख लीजिए। अतः लेखक ने इन सब प्राचीन प्रमाणों को रेखांकित करते हुए भारत के यूरोप के साथ चर्चा की। यानी ये सभी प्रमाण, ये सभी प्रमाण क्या है लेखक के अनुसार, क्या कौन सा प्रमाण है? सोलोमन के समय भारत, सीरिया और फिलिस्तीन का मध्य आवागमन का साधन जो था सुलभ हो चुका था। ये एक प्रमाण है कि सोलोमन के समय ही ये साधन सुलभ हो गए थे। और दूसरा क्या है कि व्यापारिक अध्ययन के आधार पर बाइबिल में भी प्रमाण मिलता है। यही दो प्रमाण है, इसके आधार पर ही लेखक कहते हैं कि क्या कहते हैं कि भारत और के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध होता था पहले। ठीक, यही इसका था आंसर। अब देखते हैं 8वां प्रश्न, और यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। यदि वीडियो समझ में आ रहा है, हमारे पढ़ाने का अच्छा आपको लग रहा है, हमारे पढ़ने का तरीका आपको ठीक लग रहा है, आपके दिमाग में कुछ घुस रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस सभी प्रश्न को समझ सके, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कहता है कि भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में, भारत की ग्राम पंचायत, यानी अगर आप गांव में रहते होंगे तो गांव में पंचायत और शहर में नगर निगम रहता है, इसके बारे में हम राजनीतिक शास्त्र होता है, यानी सिविक्स में चर्चा करें। भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया गया है कि भारत की जो ग्राम पंचायतें हैं उसको और किस आदमी के लिए यह महत्वपूर्ण है। लेखक ने क्या बताया है? लेखक ने ग्राम पंचायत के बारे में कहा है कि प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम में विद्यमान है। इन सभी को समझने का जो प्रथा है वो सभी भारत के पंचायत में विद्यमान है, यहाँ पर है। जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंधित प्राचीन युगीन कानून के पुरातन रूपों के विषय में हुए अनुशासन के महत्व को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है। जो गांव में लोग रहते हैं उनको राजनीतिक इकाई के निर्माण और विकास के संबंधित प्राचीन जो कानून होते हैं उनको समझने का महत्व बताएं, उनको यह क्षमता भी हम यह पता कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसे मतलब थोड़ा देख कर निकाल दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत बा। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से कहते हैं धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, यानी धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। यानी कहेंगे भारत प्राचीन काल से धार्मिक विकास का केंद्र है। यदि आप देखेंगे भारत में रहते हैं तो देखते हैं कि भारत प्राचीन काल से, पुराने ही समय से यहाँ पर धार्मिक विकास, यानी धर्म का यहाँ पर विकास होते रहता है। यहाँ पर इसी कारण तो हमारे देश पीछे आ रहा है, पीछे यहाँ पर शांति बना रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक विकास ये भी अपनी जगह सही है और वो भी अपनी जगह सही है। भारत प्राचीन काल से धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। बौद्ध धर्म की यह शरण स्थली है। बौद्ध धर्म की यह क्या है? शरण स्थली है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध यहाँ पर जैसे जन्म लिए थे।
यहाँ के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य मौन रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। उसके वास्तविक उद्भव यानी वो यहीं पर से उद्भव हुआ है, और उसके प्राकृतिक यानी उसका विकास भी यहीं पर से हुआ, और उसका यहाँ पर सब कुछ हुआ, और इसका परिमौन भी यहाँ पर मिलता है, इसका परिचय भी यहाँ पर, इसका सब चीज़। और ये जो वास्तविक उद्भव यानी यहाँ पर इसका जन्म हुआ है, यहाँ पर से इसका विकास हुआ, सभी का यहाँ पर परिमौन भी मिलता है। इस प्रकार से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला देश है। भारत इस कारण भी, मतलब इन सभी कारणों से ही यह विश्व को आलोकित करना, यानी विश्व को आश्चर्यचकित करता है कि हम जो है धर्म के भी क्षेत्र में आ गए हैं। ठीक, इसका आंसर एक बार फिर से देख लेते हैं, इसका वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत प्राचीन काल से धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की शरण स्थल है। यहाँ के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य मौन लोक का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। इस प्रकार से भारत धार्मिक विकास में विश्व को आलोकित करने वाला देश है। इस तरह इसका आंसर आप लिख लीजिए, और इसका PDF आप जरूर लीजिए। इसमें PDF में इसी तरह लिखा गया है, इसे देखकर अच्छा से समझ लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नॉर्मल की अपेक्षा। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। भारत जो है वो किस प्रकार अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, यानी पीछे अतीत मतलब पीछे नहीं बीता हुआ, सुदूर मतलब जो आने वाला, उसको किस तरह जोड़ता है। यहाँ लिखेंगे भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। अब जोड़ता है, ये किस तरह जोड़ता है, इसका उत्तर लिखेंगे। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ जो है भारत में मानव ज्ञान का प्राचीनतम यानी प्राचीन, जैसे हम नालंदा विश्वविद्यालय को देख लेते हैं, यहाँ पर प्राचीनतम ज्ञान यानी प्राचीन ज्ञान यहाँ पर विद्यमान यानी यहाँ पर है। यहाँ की संस्कृत भाषा द्वारा विश्व के चिंतन को कैसे धारा का आवागमन का अवसर मिलता है, जो अभी तक अज्ञात है। आप जानते हो कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा, और इसी के द्वारा विश्व को एक ऐसा लाभ मिलता है जो अभी तक पता नहीं था, यानी ज्ञात नहीं था। अतः भारत बीते हुए कल और आने वाले समय के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करता है। अब किस तरह कार्य करता है ये हम देख लिए, किस तरह कार्य करता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान, ये हो गया प्राचीन जानने वाले, और यहाँ संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व के चिंतनीय धारा का आवागमन का अवसर मिलता है, जो अभी तक अज्ञात। ये है भविष्य वाला, यानी इस तरह देखिए कि ये प्राचीन और ये भविष्य को जोड़ता है, और इस तरह कहता है भारत बीते हुए कल और आने वाले समय के लिए एक सेतु के रूप में मानना है। ठीक, इस तरह इसका आंसर आप लिख दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। 11वां प्रश्न है मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता और महत्व को बताया। मैक्स मूलर जो है लेखक, उन्होंने संस्कृत की कौन सी विशेषता को और उनके महत्व को बतलाया है। मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता क्या, इसकी प्राचीनता। अब यहाँ पर हमें संस्कृत की विशेषता के बारे में बताना, इसकी विशेषता क्या, सबसे पहली विशेषता है कि यह सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना है। लिखेंगे आगे, इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भलीभांति सुरक्षित है। इसका अगर वर्तमान में पढ़ने जाएंगे तो इसमें बहुत सारे प्राचीन के बारे में हमें मतलब प्राचीन में क्या क्या हुआ कर इसके बारे में मिलता है। संस्कृत की मदद से अनेक भाषाओं में विद्यमान समानताओं को आसानी से हल किया जा सकता है। संस्कृत की मदद से अगर हम संस्कृत को पढ़ ले तो हम अनेक ऐसी भाषा है जिनमें अगर कोई डिफिकल्ट चीज़ है उसको भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत के कारण लोगों को एक प्रकाश का एहसास हुआ है। संस्कृत के कारण लोगों को एक अच्छा रास्ता का एहसास हुआ है, जिससे पता चला है। अब इस तरह इसका आंसर हो जाएगा, अब इस तरह इसका आंसर लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, आप तपल भी से देख लीजिएगा, ये नहीं कि इसे इंपॉर्टेंट नहीं, इसे देखना ही नहीं, देख लीजिएगा, कहीं पूछ देगा तब। 12वां प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 2 नंबर का है। हाँ देख लेते हैं इसको। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों। लेखक जो है वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। लेखक किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचना को उसका वास्तविक स्रोत मानते हैं। लेखक जो है वो कोई भी विषय के मूल उद्गम स्रोत यानी वो कहाँ से जन्म लिया है, अगर वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे तो वो हो जाएगा वास्तविक इतिहास। क्यों, क्योंकि वहीं से उस विषय का मौलिकता, उसका विकास, उसकी शाखाओं तथा जीवन मूल ज्ञान होता है। अब क्यों, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ जहाँ से जन्म लिया अगर वहीं पर पहुँच जाएंगे तो उसका पूरा बायोडाटा निकाल सकते हैं, इसलिए इसलिए वह वास्तविक इतिहास होगा। कोई भी चीज़ है उसका वास्तविक इतिहास वही होगा, उसके मूल उद्गम स्रोत तक पहुँचना। अब देखते हैं 13वां प्रश्न है कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए। कि संस्कृत और कोई भी दूसरी भारत की भाषा उसके अध्ययन में भारत को उसके अध्ययन क्षेत्र में
क्या उसके अध्ययन क्षेत्र में जगत यानी इस विश्व को क्या क्या लाभ हुआ है इसके बारे में लिखना है। संस्कृत और कोई भी जो दूसरी भारतीय भाषा है और उससे कि अगर उसका अगर विकास करना अगर वह उसको अगर अध्ययन करेगा तो उससे जगत इस विश्व में क्या क्या लाभ होंगे। इसका आंसर लिखेंगे कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में पश्चात जगत के विशाल व्यापक और उदार बने हुए हैं, ताकि अगर हम संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषा का अध्ययन करेंगे तो उससे मानव जाति के बारे में पूरा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वो कहाँ से कैसे हुआ वो सभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अध्ययन से पश्चात इसके अध्ययन अगर कर लेंगे उसके बाद जगत के विश्व के प्राचीन अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अगर इसको अध्ययन कर लेंगे तो इस जगत में विश्व में प्राचीन अवस्था में क्या क्या हो उसका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट किया है। ये जो है ये मानव जाति का संपूर्ण पीछे वाली चीज़ को एक वास्तविक इतिहास के रूप में प्रकट कर दिखाया है। चौदहवां प्रश्न देखते हैं। चौदहवां प्रश्न है कि लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय आपदाओं को लेखांकित किया। लेखक जो है वो नीति कथा के क्षेत्र में किस तरह भारतीय आपदाओं को लेखांकित किए हैं। ये प्रश्न शायद पीछे भी था नहीं यहाँ। अच्छा देख लीजिएगा, दोबारा हो गया तो आप देख लीजिएगा। इसका आंसर लिखें। लेखक ने बताया कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भारत का ही नवजीवन का संचार हुआ। भारत में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को मानने चाहता है। अगर नीति कथा का विकास हुआ तो इसका प्रमुख स्रोत जो है वो बौद्ध धर्म है और ये दंत कथा मतलब अगर दंत कथा का विकास हुआ और कहावत का विकास हुआ, जो गाँव में कहते हैं कोई भी कहावत कहते हैं, उसका विकास कैसे हुआ बौद्ध धर्म से हुआ है। किंतु इसमें निहित समस्याओं के समाधान की प्रतीक्षा में लेकिन आदमी जो है इसमें समस्या बहुत सारे इसका समाधान करने में प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। जैसे एक उदाहरण से लेखक जी दी है सेल की खाल में गधा, ये भी एक कहावत है। इसको भी आप देखें कि इसमें अगर इसका अर्थ निकाला तो ये बहुत बड़ा अर्थ है और इसको देखें कि आप इतना ही कहावत में समेट दिया गया है। ठीक, और इसका विकास कहाँ से हुआ बौद्ध धर्म से हुआ। अब इसका सीधी आप लेकर आप थोड़ा धीरे से कर लीजिएगा, मतलब इससे कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि आप कोई एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन वाला प्रश्न है, इसको भी हम एक अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम दो नंबर वाले आंसर यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्वेश्चन है कि लेखक ने नया सिकंदर किससे कहा है। क्या ऐसा कहना उचित है। लेखक का अभिप्राय है स्पष्ट कहता है कि लेखक ने नया सिकंदर किससे कहा है और ऐसा कहना क्या उचित है। लेखक का क्या मतलब ऐसा सही है या गलत है यह भी हमें बताना और लेखक का अभिप्राय में स्पष्ट करना है। लिखेंगे लेखक ने नया सिकंदर भारत आने वाले नवागंतुक यानी नए लोगों को, अन्वेषकों, पर्यटक जो घूमने आते अधिकारी को कहा है। इन सभी को नया सिकंदर कहा है। हाँ ऐसा करना बिल्कुल उचित हमारे दृष्टि से, आपके दृष्टि में देख लीजिएगा, क्योंकि ये लोग जैसा चाहे वैसा भारत के बारे में सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत की एक से बढ़कर एक काम कर सकते हैं। इसलिए इन्हें नया सिकंदर कहा क्योंकि ये अभी नया है, ये भारत के बारे में किसी तरह सोच सके और भारत को अच्छा से अच्छा लेवल तक पहुंचा सके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे सर विलियम जोन्स ने साहित्य के क्षेत्र में किया है आप भी कर सकते हैं। और यहीं पर हमारे ख़त्म होता है और यहीं पर यह चैप्टर ख़त्म होता है जो चैप्टर 3 था। और ये वीडियो लंबा हो गया और हमें आशा है कि आप इस वीडियो को धैर्य रख के देखेंगे और यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक दो बार वीडियो को देख लीजिए और इसका PDF लेकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब इसे पढ़ लीजिएगा। और यदि आपने इससे पहले वाले 2 चैप्टर को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।